तो इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट के क्वेश्चन शुरू करते हैं 72 से वापस से करना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 72 में कि अब 1 मिली एम्पेयर एमीटर को यूज़ किया हैज़ अ रेजिस्टेंस है, उसका एक रेजिस्टेंस है जो कि 100 ओम है। इट इज़ कन्वर्टेड टू 1 एम्पियर एमीटर, तो 1 मिली एम्पियर से उसको 1 एम्पियर में चेंज कर दिया, तो उसके संग शंट रेजिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए ये हमें बताना है। इसका मतलब है ये एक एमीटर है 1 मिली एम्पियर का, इनिशियली कितने का 1 मिली एम्पियर का, और इसका जो खुद का रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका 100 ओम है। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे दी है। अब इसको हमें 1 मिली एम्पियर से चेंज करना है कितने में, मान लो यहाँ से आई करंट जा रही है, शुरू में वो पूरी करंट 1 मिली एम्पियर इसमें जा रही है, हमें से 1 एम्पियर में चेंज करना है ताकि 1 एम्पियर करंट जाए। इसलिए इसके पैरेलल में हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ओके, तो ताकि यहाँ से क्या हो कि यहाँ जो पहले 1 मिली एम्पियर करंट जा रही थी, अब यहाँ से 1 एम्पियर जाए और यहाँ से बहुत जो पार्ट है वो यहाँ से जाए बचा हुआ। तो यहाँ पे बात इस तरह के क्वेश्चन में आती है, दो करंट IG ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर या एमीटर वाली करंट, IS शंट रेजिस्टेंस की करंट। अब ये शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए ये वैल्यू यहाँ पे मैटर करती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि आपका RS इक्वल टू IG, जो आपकी करंट पहले से जा रही थी और जो करंट आपको चाहिए वो I है, और इंटू RG, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। ओके, तो ये जो करंट है जो आपकी पहले से करंट है, और ये जो करंट है ये करंट जो आपको चाहिए, तो ये आपका पहले 1 मिली एम्पेयर, फिर 1 एम्पेयर माइनस 1 मिली एम्पेयर और इंटू 100, क्योंकि RG आपका 100 है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कुछ ये फॉर्मूला ऐसे बना नहीं है, हम बना सकते हैं कैसे, V इक्वल टू IR, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पे RS है, यहाँ RG है। ओके, जब RG है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये RG के संग IG ऊपर हो गया, और इस RS के संग इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो करंट हमको चाहिए, बट यहाँ पे हमें डिफरेंस लिखना पड़ेगा, I माइनस IG। ओके, I माइनस IG क्या है, IS है, असल में IS हमें यहाँ लिखना था, तो वो I माइनस IG के ही इक्वल होती है, तो ये वाली बात हो गई। ओके, तो ये हमारा हो गया I माइनस IG। तो इस तरीके से फिर हमने RG को उधर ले गए, ये फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं था, जैसे होता है ना कि हमारा R1 और I1 और R2 और I2, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये फॉर्मूला है, बस यहीं से बनाया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। आगे चलते हैं 73 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ टेम्परेचर सेंसर मोस्ट नॉन लीनियर एंड प्रोड्यूसेस अ चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो कौन से टेम्परेचर सेंसर मोस्टली नॉन लीनियर होते हैं और प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज रजिस्टर में प्रोड्यूस करते हैं टेम्परेचर के साथ में। तो हमारा थर्मिस्टर होता है, वो ही करता है, वो क्या करता है, वो यही करता है कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देगा अगर हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करता है। तो ये हमारा थर्मिस्टर हो गया, इसका इक्वेशन हो गया RT1, RT2 जो पहले से था E⁻² आपका बीटा इंटू 1/T1 और 1/T2। ये R क्या है आपका, ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ है। ओके, तो ये आपका 72 73 हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं 74, व्हेन अ गुड क्वालिटी कैपेसिटर इज टेस्टेड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी का कैपेसिटर को टेस्ट किया यूजिंग एन एनालॉग मल्टीमीटर, एक एनालॉग मल्टीमीटर की मदद से गुड क्वालिटी के कैपेसिटर को टेस्ट किया है। देन डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर, फिर पॉइंटर में हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, कितना होगा। ओके, तो हमारा होना चाहिए इनिशियली मैक्सिमम, देन ग्रेजुअली मूव्स टुवर्ड जीरो। तो जो डिफ्लेक्शन है शुरू में तो वो मैक्सिमम होना चाहिए और फिर धीरे धीरे करके वो जीरो की तरफ आ जाना चाहिए। अब ये किसकी बात हुई, फिर से एक बार दिमाग में रख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं गुड क्वालिटी की कैपेसिटर की। उसको जब एनालॉग मल्टीमीटर से हमने टेस्ट किया, तो मल्टीमीटर जैसे ये है, तो शुरू में वो मैक्सिमम वैल्यू पे जाना चाहिए। ओके, और उसके बाद वो धीरे धीरे घट के ठीक है छोटी वैल्यू पे आ जाना चाहिए, ये मैक्सिमम वैल्यू है शुरू में। ओके, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, शॉर्ट में देखें तो गुड कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये क्वेश्चन याद हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे, पहले क्वेश्चन नंबर 76 77 देखते हैं कि आयनिक विंड एंड वोल्ट मीटर की बात कर रहा है, यूज फॉर मेजरिंग। तो वोल्ट मीटर है किस तरीके का है, उसको मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ। आपका आयनिक विंड टाइप का वोल्ट मीटर है, तो वो आपका किसके लिए, हाई वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपका इस्तेमाल होता है। तो आयनिक विंड मीटर आपका हाई वोल्टेज। उसके बाद 77 कि एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली गिवन इन अ परसेंटेज ऑफ। तो आपका किसके परसेंटेज में एरर देते हैं, एरर आपका जो भी कुछ वैल्यू है और परसेंटेज ऑफ आपका फुल स्केल वैल्यू जो होती है FSB उसके परसेंटेज में देते हैं। जैसे कि एरर 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू। अब इससे समझो 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू, तो किसके रेस्पेक्ट में रेफरेंस में देते हैं, तो फुल स्केल वैल्यू के रेस्पेक्ट में आप एरर देते हैं इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मली। ये तो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है।
उसके बाद वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे अपने कि 0 से 300 वोल्ट का वोल्ट मीटर हैव एन एरर, उसके अंदर ±2% का एरर है उसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन का। इसका मतलब क्या है कि जो फुल स्केल वैल्यू आपकी 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट का 2% कितना हुआ आपका 6 वोल्ट हुआ, तो 6 वोल्ट कम और 6 वोल्ट ज़्यादा हो सकता है। ओके, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ रीडिंग इफ द ट्रू वैल्यू इज 30 वोल्ट। अगर ट्रू वैल्यू क्या है 30 वोल्ट है, तो अब आपको वही जो 2% आप 300 का कर रहे थे आप 30 का कर दो, कितना हो गया 6। तो डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, 24 से 36 वोल्ट, 30 में से 6 घटाया 6 जोड़ दिया, तो वो आपकी रेंज हो गई। और अगर 300 के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वोल्ट मीटर की मैक्सिमम रेंज 300 है, तो वो उसमें 6% ऊपर नीचे कर सकता है। ओके, तो ये 30 यही किया है, इसलिए इसकी रेंज 30 + 6 और 30 - 6 आपका 24 वोल्ट आ गया, 24 से 36 वोल्ट। उसके बाद ये आपका 76 हो गया, 77 हो गया। और फिर देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 78 को, टू मेजर 2 वोल्ट्स, 2 वोल्ट को मेजर करने के लिए इफ वन सिलेक्ट 0 to 100 वोल्ट्स, अगर किसी ने 0 से 100 वोल्ट को सिलेक्ट किया है, रेंज वोल्ट मीटर विच इज एक्यूरेट विद इन 1% इन द एरर, मतलब वो एक्यूरेट है और 1% उसमें एरर हो सकता है, मतलब 100 वोल्ट में एक ऊपर नीचे, तो उसको 2 वोल्ट को मेजर करना है। अब आप ये लगा लो, मतलब कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चन में वो क्या पूछता है, वो पूछ रहा है कि द एरर इन इज और हर मेजरमेंट मे बी अप टू, उसके मेजरमेंट में एरर कितना हो सकता है। तो आपको यहाँ निकालना होता है कि टोटल एरर का एक फिजिकल प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। तो 100 वोल्ट के लिए 1% एरर, मतलब 1 वोल्ट आपका पूरा एरर हो सकता है, ज़्यादा और कम। अब वो 1 वोल्ट उस 2 वोल्ट जो उसने मेजर किया है, वो मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 20 वोल्ट, उस 2 वोल्ट के कंपेरिजन में वो 1 वोल्ट कितना है। तो आपको साफ से दिख रहा है भाई 50% है, तो ±50%, सॉल्यूशन तो करना ही नहीं है। अब वो 1 वोल्ट जो एरर की एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, मतलब जो उन्होंने दी है 1% एक्यूरेसी के हिसाब से, तो वो कितनी है 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट एज कम्पेयर टू 2 वोल्ट कितना है, अगर वो कहता कि उसने 10 वोल्ट को मेजर किया है, ओके, इसी क्वेश्चन में अगर 10 वोल्ट को मेजर करवा रहा होता और एरर कितना हो सकता था 1 वोल्ट, मतलब वो वैल्यू 9 और 11 वोल्ट आ सकती थी, है ना। तो ये 1 वोल्ट 10 वोल्ट के हिसाब से कितना हो जाता है 10%, तो आंसर हमारा सही हो जाता है 10%। तो यहाँ पे आंसर कितना है 50% हमारा आंसर, मतलब 50% आंसर की वैल्यू है। आगे चलते हैं, फिर पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। डैम्पिंग अलग अलग तरीके की होती है, यूज इन द इंस्ट्रूमेंट विच इज, किस इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को यूज़ करते हैं, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को यूज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मूविंग आयरन। उसके बाद 80 पे आते हैं, वोल्ट मीटर शुड बी ऑफ हाई रेजिस्टेंस सो डैट, वोल्ट मीटर की वैल्यू हाई रेजिस्टेंस की होनी चाहिए ताकि इट में ड्रॉप करंट मिनिमम पॉसिबल, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस से क्या होता है कि मिनिमम करंट ड्रॉप होती है, ये मतलब है, मतलब वोल्ट मीटर के देखो ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के सीरीज में हम ये लगाते हैं, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कह रहा है हाई होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू हाई होगी तो मैक्सिमम करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगी, आप समझो, ओके, और यहाँ से कम करंट फ्लो होगी, तो इससे क्या होगा कि आपका वोल्ट मीटर खराब नहीं होगा। और एक्चुअली में क्या रहा है, वोल्ट मीटर शुड बी ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या है, एक तरीके से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही है, मतलब ये पूरा ही चीज़ वोल्ट मीटर है। पर लॉजिक तो समझ में आया कि जो मैक्सिमम करंट अगर इस रेजिस्टेंस से फ्लो हो जाएगी तो वोल्ट मीटर को खराब नहीं कर पाएगी, बर्न नहीं कर पाएगी। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो हाई होनी चाहिए, क्यों, इट में ड्रॉ करंट मिनिमम। इट का मतलब क्या है, इट का मतलब है वोल्ट मीटर, ये यहाँ पे समझने वाली बात है, इट का मतलब है वोल्ट मीटर। उसके बाद पहले देख लेते हैं 81 कि द मूविंग आयरन एमीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट सोन बिलो, ठीक है, एक मूविंग आयरन टाइप का एमीटर हमने जोड़ा है। व्हाट हैपन्स इफ द टर्मिनल कनेक्शंस ऑफ द एमीटर आर इंटरचेंज, अगर इस सर्किट में भी ऊपर देखेंगे तो अगर हम टर्मिनल के कनेक्शंस को बदल दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ तो आंसर है कि नो इफेक्ट ऑन रीडिंग, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन में देख लेते हैं, यह आपका डायग्राम है, अगर इस एमीटर के टर्मिनल को बदल देते हैं तो कुछ रीडिंग में इफेक्ट पड़ेगा, ओके, इट विल इंडिकेट द सेम रीडिंग, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये याद रखेंगे इस डायग्राम के साथ, ओके, कोई रीडिंग में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 82 कि लोड इफेक्ट इज प्रिंसिपली कॉज्ड बाई, लोड इफेक्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट की किस चीज़ की वजह से होता है, तो हाई रेंज की वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट था काफ़ी, ओके। लोड इफेक्ट जो है हमारा वो हमारा इंस्ट्रूमेंट की हाई रेंज की वजह से होता है, ठीक है, इसको इससे जोड़ा लोड इफेक्ट हाई रेंज, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद बात करिए पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी ऑफ, पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसकी रजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी हमारा हाई होनी चाहिए, तो बोथ हाई वैल्यू, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ हाई। तो पोटेंशियोमीटर की अगर बात कर रहे हैं तो दोनों वैल्यूज जो हमारी हैं वो हाई होनी चाहिए वायर की,
जो हमारा रजिस्टिविटी भी हाई होनी चाहिए और आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी हाई होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका 87। ओके, यहाँ के कह रहा है कि रेजोल्यूशन ऑफ 3 and 1.5 डिजिट। तो ये 3 1.5 ये कितना हो गया आपका, ये 7/2 हो गया। डिजिट डिस्प्ले वोल्टमीटर इज आपका 100 मिली वोल्ट, तो इसका रेजोल्यूशन आपको डायरेक्ट दिया 100 मिली वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो हम इससे मेजर कर सकते हैं वो हमको बताना है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो 3 1/2 है या 7/2 इसका मतलब समझेंगे। अब यहाँ पे जो ये 7/2 लिखा है इसका तो खैर कोई काम नहीं है। 3 1/2 का क्या मतलब है कि ये लिखा है आपका कि ये 3 1/2 डिजिटल मल्टीमीटर के 3 पूर्ण अंक हैं, मतलब 3 डिजिट्स तो इसकी कंप्लीट है, मतलब उनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी हो सकती है, 0 से 9 तक वेरी हो सकती है। इसका ये कहने का मतलब है 3 डिजिट्स का। और जो 1/2 है उसकी हमारा 0 और 1 में ही वेरी हो सकता है। ठीक है, और क्या कह रहा है यहाँ पे देखते हैं हाईलाइट करके, जो 0 से 9 तथा एक अंक आधा से बदल सकते हैं। एक अंक जो है वो आपका एक आधा अंक से बदल सकते हैं। ठीक है, जो कि केवल 0 या 1 में बदल सकते हैं। मतलब मीनिंग समझो कि जो हाफ वाला है वो केवल 0 1 में चेंज हो सकता है और बाकी आपका 0 से 9 तक। अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसके अंदर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि पहला तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, तो उसको तो 1 पे सेट कर दो, बाकी तीनों को 9 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी हो सकती है, 1999। ओके, 1999। तो अब यहाँ पे आपको वोल्टेज निकालना है, तो ये किसके किसके करीब हो गई, ये आपके 2000 के करीब हो गई। ओके, अब आपको मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। इसके रिगार्डिंग रेजोल्यूशन तो दिया 100 मिली वोल्ट। तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे, जब इसका रेजोल्यूशन 100 मिली वोल्ट है तब ये केवल अंतिम की 3 डिजिट का ही उपयोग डिस्प्ले के लिए करेगा, अर्थात आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मान जो है मतलब मेजरमेंट होगा 100 मिली वोल्ट रेजोल्यूशन पर 0 होगा। ओके, मतलब कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है 2000, ठीक है, ये इसके बराबर मानिए। इसकी जो फाइनल वैल्यू है, मतलब ये तो ठीक है मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 वैल्यू तो उसने ले ली, ये जो 0 है इसको छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजोल्यूशन 100 मिली वॉट है, इस वजह से। तो ये आखिरी वाली 0 को छोड़ देगा, तो 2000 की जगह हमें केवल 200 आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो काफ़ी मतलब अलग तरीके का क्वेश्चन है, 2 बार पूछा है, यूपीपीसीएल जेईई ट्रेनिंग में पूछा है और बीएसएनएल में 2016 में पूछा है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ओके, अब आगे चलते हैं। 87 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 पे, अ वोल्टमीटर इज यूज्ड इन पैरेलल विद द सर्किट। तो वोल्टेज तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर सीरीज में लगा देंगे तो वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाएगा, वो हमें करना नहीं है। तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और हमारा एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद 89 की इंडिकेट एरर डिटेक्टर आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि एरर डिटेक्टर हमारा क्या होता है, एम्पलीडाइन नहीं, फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर नहीं, 2 फेज मोटर नहीं। आपका पोटेंशियोमीटर जो होता है वो एक तरीके का एरर डिटेक्टर होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर इज एन एरर डिटेक्टर। ओके, उसके बाद 90 पे आते हैं, द रेजोल्यूशन ऑफ अ पोटेंशियोमीटर शुड बी। तो पोटेंशियोमीटर का रेजोल्यूशन जो है वो इन्फिनाइट होना चाहिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेजोल्यूशन आपका इन्फिनाइट होना चाहिए, किसका, पोटेंशियोमीटर का। और क्या चीज़, रेजोल्यूशन। ठीक है, इन्फिनाइट होना चाहिए पोटेंशियोमीटर का। उसके बाद ये क्वेश्चन भी अच्छा है 86 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट नीडेड फॉर द सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ एनी इंडिकेटिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपके कौन से फोर्स हमें नहीं चाहिए। ओके, तो उसकी जो निडल होती है उसके लिए कंट्रोलिंग फोर्स चाहिए या टॉर्क, फिर आपका डैम्पिंग फोर्स भी चाहिए उसकी निडल जो है, ठीक है, उसको रोकने के लिए। जैसे इधर गई और इधर जाके वो वाइब्रेट कर रही है तो वो फिर एक जगह रुके, तो डैम्पिंग चाहिए। डिफ्लेक्ट करे, मतलब यहाँ है और यहाँ से इधर आए तो उसके लिए डिफ्लेक्टिंग फोर्स चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन ईजी था, आपको देख के पता चलेगा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका कंट्रोलिंग फोर्स, डैम्पिंग, डिफ्लेक्टिंग फोर्स या फिर टॉर्क, तीनों आपको चाहिए रहते हैं। मेजरिंग या इंडिकेटिंग, यहाँ पे वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में। तो ये सारे थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन देखे हमने इधर के ज़्यादातर। अब क्वेश्चन नंबर आपका बचा है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। पहले इसको देखते हैं कि आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट या मीटर हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। द करंट रिक्वायर्ड फॉर इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 50 माइक्रो एम्पेयर। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट चाहिए, 50 माइक्रो एम्पेयर। द मीटर इज केपेबल ऑफ मेजरिंग ऑन इट्स ओन अ मैक्सिमम वोल्टेज। देखो फुल स्केल करंट आपको दे दी है, इंटरनल रेजिस्टेंस का तो फुल स्केल या मैक्सिमम मिनिमम से कोई मतलब नहीं है, वो तो फिक्स है। तो ये हमसे मैक्सिमम वोल्टेज पूछ रहा है और मैक्सिमम ही करंट उसने दी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस और उसको देखो यही क्या है कि V = IR मल्टीप्लाई कर दिया,
जो इसने दिया वही आपका आंसर हो गया। तो 10 मिली वोल्ट हो गया, मतलब इस 50 माइक्रो एम्पेयर में हम ये 200 को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ ट्रू वैल्यू, पहले ऊपर का थोड़ा सा स्पेस, ट्रू वैल्यू, ठीक है, 1.5 वोल्ट दिया ट्रू वैल्यू, जो मतलब एक बिल्कुल एग्जैक्ट सही वैल्यू है। एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट विद अ स्केल रेंज ऑफ, उसकी स्केल रेंज है 0.25 वोल्ट की, सोज अ वोल्टेज ऑफ 1.46 वोल्ट। तो इसमें रिलेटिव एरर कितना हो सकता है? तो आपको स्केल रेंज से यहाँ कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट आपको रिलेटिव एरर निकालना है वो किसके इक्वल होता है? आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू और अपॉन क्या होगा दोनों में से। इस पर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन यहाँ तो देख लिया, वहाँ जाके गलत कराए, तो अपॉन आपका क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू ही होगा, कि मेजर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकालने की कितना डिफरेंस है। बाकी 100 तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो यही देखो किया है कि 1.5 माइनस 1.6, अरे सॉरी ये दोनों उलट गए, दोबारा लिख देता हूँ मैं। ये आपका 1.5 ट्रू वैल्यू दिया है ना, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू और अपॉन ट्रू वैल्यू। ओके, ये आपका फाइनल फार्मूला हुआ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड अपॉन ट्रू। तो 1.5 माइनस 1.46 जो हमने मेजर किया अपॉन 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमने किया है। ओके, ये 2.66 आ जाएगा, बट जो हमें मेजर करने में जो गलती हुई है वो उसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो 1.6 से माइनस किया एक्चुअल में बोला जाए तो ये माइनस का 2.66 आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे बाद में माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि हमें माइनस 1.46 से करना था। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नीचे आपने किसको यूज़ किया? जो ट्रू वैल्यू को आपने डिनोमिनेटर में यूज़ किया है। तो ट्रू वैल्यू के रेफरेंस में तो देखेंगे ना कि वैल्यू कितनी गलत चली गई। आप रेफरेंस किसको मानेंगे? ट्रू वैल्यू को रेफरेंस बनाएंगे। तो 1.46 माइनस 1.5 अपॉन 1.5 इंटू 100, ये आपका माइनस का 2.66% दे देगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 84 हुआ, 85 ये सारे हुए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको एक बार और देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 100 मिली वोल्ट का रेजोल्यूशन है 87 में, और ये 3 and 1/2 डिजिट है। तो पहले इस 3 1/2 से निकालोगे, 3 डिजिट तो पूरा शो कर सकते हैं 0 से 9 तक, एक डिजिट हाफ मतलब 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 1999, उसको लगभग मान लिया 2000, और 2000 है, लेकिन 100 मिली वोल्ट की रेजोल्यूशन की वजह से ये आपको केवल कितना आंसर देगा? 200। एक आपकी जो एक वैल्यू है LSB, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन ऐसा है, तो वो आपका कम हो जाएगी। उसके बाद चलते आगे, और इसमें ऐसा क्यों होगा ये भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना दिया रेजोल्यूशन? 100 मिली वोल्ट, और 100 मिली वोल्ट को आप क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियसली बात है 0.1 वोल्ट लिख सकते हैं आप। 100 में मिली का 10 मतलब 1000 से डिवाइड कर दो 100 को, तो 0.1 लिख सकते हैं। अब आपकी ये वैल्यू 2000 दे रहा है, रेजोल्यूशन कितना ये, तो आप इसको रेजोल्यूशन से डिवाइड कर दो, जो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये आपका कितना दे देगा? सॉरी, मल्टीप्लाई कर दो रेजोल्यूशन से, जो आपका रेजोल्यूशन है उसमें 2000 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 200 ही दे देगा। तो इस तरीके से भी बाकी याद भी कर लो कि 100 मिली वोल्ट के लिए आपका 2200 बन जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, फिर ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर टाइप का शुरू होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादातर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ पर्टिकुलर इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एक 10 एम्पेयर का DC है और एक साइनसॉइडल करंट ऑफ पीक वैल्यू, उसकी पीक वैल्यू 1.414 है। मतलब कुछ इस तरीके से कहते हैं ना कि 10 + 1.414 और ये साइन करके ओमेगा टी करके कुछ ऐसा है। द एवरेज वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट करंट इज, तो इसमें याद रखेंगे जो एवरेज वैल्यू होती है वो DC वैल्यू ही होती है। ओके, तो एवरेज जो DC वैल्यू है 10 एम्पेयर, वही आपका एवरेज वैल्यू है। तो नो AC वैल्यू फॉर एवरेज। ओके, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करके भी निकालोगे, जो ये साइन वाला पार्ट है ये आपका 0 ही बन जाएगा इस लिमिट में, 0 से 2π तक। तो ये 10 भी आपको डायरेक्ट आंसर में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट याद करो कि I एवरेज इज IDC। ओके, I एवरेज इज IDC ओनली। उसके बाद आपका शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर। इसमें क्या है कि डैश वर्क्स ऑन द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपका कौन सी चीज़ केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट पे वर्क करती है? ओके, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, अलग अलग इफेक्ट है। तो DC एम्पेयर आवर मीटर, तो इसमें और क्या क्या डिवाइसेस थी? वॉट मीटर, वोल्ट मीटर, पावर फैक्टर मीटर नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो DC एम्पेयर आवर मीटर जो आपका है वो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे आपका वर्क करती है। उसके बाद आपका हो गया ये DC करंट को किससे हमें मापा जा सकता है? DC करंट को अगर बात करें तो एक मानक प्रतिरोध के साथ संयुक्त एक DC विभव मापी से, मतलब एक DC पोटेंशियोमीटर की मदद से हम विभव मापी पोटेंशियोमीटर।
तो डीसी पोटेंशियोमीटर की मदद से हम डीसी करंट को नाप सकते हैं, ठीक है। उसके संग एक आपका मतलब प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस होना चाहिए। चलो ये तो हिंदी में तो कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। 94 पे आते हैं कि उच्च स्तरीय सटीकता तक पहुंचने के क्रम में एक विभव मापी के स्लाइड तार होने चाहिए। मतलब ये पोटेंशियोमीटर की बात कर रहा है, उसमें स्लाइड तार होते हैं। अच्छा ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, मतलब ये वायर होते हैं, उसमें वायर को स्लाइड करके वैल्यूज़ को निकालते हैं, अगर किसी को याद हो तो हम जहाँ तक स्लाइड तार होने चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके लंबे उतने स्लाइड तार होने चाहिए। ओके, जहाँ तक संभव हो उतने लंबे स्लाइड तार होने चाहिए एक पोटेंशियोमीटर में। फिर डीसी वोल्टता मापने के लिए विभव मापी विधि एक वोल्टमीटर द्वारा प्रत्यक्ष माप की तुलना में ज़्यादा सही है, क्योंकि तो डीसी वोल्टेज नापने के लिए आपका जो विभव मापी पोटेंशियोमीटर जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा क्यों है दूसरे वोल्टमीटर की मेथड में, ये हमें बताना है। क्योंकि ये परिपथ को लोड नहीं करता, तो ये जो आपकी मेन वैल्यू है, जो भी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं उसको लोड नहीं कर देता। जैसे ऊपर एक क्या था, लोडिंग इफेक्ट था। लोडिंग इफेक्ट क्यों था? हाई रेंज की वजह से था। हमने यहाँ पे लिखा हुआ ये लोड इफेक्ट आपका हाई रेंज की वजह से था। तो एक पोटेंशियोमीटर एज कम्पेयर टू वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर लोड नहीं करता ओके परिपथ को। तो ये हो गया एक। उसके बाद चलते हैं, एक गर्म तार एमीटर का तंग पैमाना होता है और ऊष्मा करंट के वर्ग के समानुपाती। तो यहाँ पे कुछ मतलब हम तो हिंदी नहीं समझ सकते, H=I²RT, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के लिए, और ये तो रिपीटेडली हमने देखा ही है। ये इंग्लिश में है कि भाई आपका सेंसिटिव लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम, तो सेंसिटिव लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ दी स्टैटिक चार्ज, इंडक्शन सर्किट, लाइटनिंग। तो सेंसिटिव लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पहली बात है वो लो वोल्टेज लो करंट पे काम करते हैं, पहली बात तो यही है। वो सेंसिटिव भी हैं, तो उनको हमें किस किस सारी चीज़ों से बचाना पड़ता है, लाइटनिंग से, इंडक्शन सर्किट से और स्टैटिक चार्ज से। उसके बाद आते हैं विच टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिपेक्टेड इन द फिगर, ठीक है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, व्हाट इज दिस, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वोल्ट मीटर, कि ये सिर्फ वोल्ट मीटर ही है। तो ये कुछ ये FC MC जो भी बना है इससे नहीं है। यहाँ पे क्या देखेंगे, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस इसके संग सीरीज में लगा है, तो ये आपका वोल्ट मीटर को दर्शा रहा है। तो ये वोल्ट मीटर है, ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन वोल्ट मीटर है। ये आपका कहाँ पूछा था, UP ऑर्डिनल JEE इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा 2014 में। ये आपका वोल्ट मीटर हो गया ओके। तो यहाँ पे आएगा इस तरीके का कुछ, तो दिमाग में अगर मतलब मेरा मतलब है रिपीट होके आ गया तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। ये हाई रेजिस्टेंस वैल्यू लगी है इसके संग, तो ये वोल्ट मीटर हो गया। उसके बाद आते हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांजिस्टराइज्ड वोल्ट मीटर, TVM इज ट्रांजिस्टराइज्ड वोल्ट मीटर। क्या इसके बारे में क्या सही नहीं है, ओवर वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। तो VTVM वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर, TVM ट्रांजिस्टराइज्ड वोल्ट मीटर। तो ट्रांजिस्टराइज्ड वोल्ट मीटर की क्या बात सही नहीं है। VTVM कैन मेजर अ करंट डायरेक्टली वेयरएज TVM कांट। तो बस इतना है कि TVM कैन नॉट मेजर करंट डायरेक्टली, ठीक है, कैन नॉट मेजर करंट डायरेक्टली। बस इतना हमें याद रखना है कि जो ट्रांजिस्टराइज्ड वोल्ट मीटर होता है वो डायरेक्टली करंट को मेजर नहीं कर सकता, जबकि वैक्यूम टू वोल्ट मीटर कर सकता है। उसके बाद आते हैं 100 पे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रू विद द रेफरेंस टू एन एमीटर। तो एमीटर के रेफरेंस में क्या चीज़ सही है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस बाई करंट टू बी मेजर डायरेक्टली। तो करंट जो होती है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करती है, जिससे हम डायरेक्टली उसको मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, वो आपका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो करंट की मेजरमेंट हम इससे कर सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से। किसके अंदर? एक एमीटर के अंदर, जो कि मेजरिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उसी में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। तो 100 यहाँ पे पूरे हो गए। अब आते हैं 101 पे। तो 101 में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू इंडिकेटेड बाय अ DC वोल्ट मीटर ओके फॉर द वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म है हमारी, ये 10 वोल्ट पे तो हाई जा रही है ओके, और एक इसका वेव कितनी है, ये 50 तक गई है 0 से, उसके बाद फिर से शुरू हुई है, 10 से बोले तो 50 तक गया है ओके। तो इसी तरीके से VDC निकालेंगे वोल्टेज, तो 1/50 ओके। हम कैसे निकालते थे, 1/T जो टाइम पीरियड है, और 0 से T तक इंटीग्रेट करते थे वैल्यू को, यही हमें लॉजिक यहाँ लगाना है। तो 1/50 0 से 50 और 10 dt, ये क्या दे देगा आपको, सॉल्व होकर 10 ही दे देगा। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वही आपका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू इंडिकेटेड बाय DC वोल्ट मीटर। DC वोल्ट मीटर अगर इस तरह की वेव फॉर्म के संग उसको जोड़ा जाएगा ओके, तो वो कितनी वैल्यू देगा, जो उसकी ये पीक वैल्यू है बस 10 वोल्ट। उसके बाद आता है RMS वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म आर मेजर्ड यूजिंग। तो
तो आरएमएस वैल्यू को कब मेजर करते हैं, कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म की, तो मेजर्ड यूजिंग किससे मेजर करते हैं, वोल्टमीटर कंटेनिंग हीट सेंसिंग एलिमेंट्स सच एज थर्मोकपल। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरएमएस वैल्यू अगर आपको मेजर करानी है कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म की, तो उसमें आपको वोल्टमीटर के संग थर्मोकपल भी चाहिए रहेगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, ठीक है। वोल्टमीटर के संग आपको प्लस क्या चाहिए, थर्मोकपल चाहिए। उसके बाद 103 पे आते हैं कि मूविंग कॉइल आयरन एमीटर में भी कंपेंसेटेड फॉर फ्रीक्वेंसी एरर। तो एक मूविंग कॉइल आयरन एमीटर की अगर बात करें, मे बी कंपेंसेट फॉर फ्रीक्वेंसी एरर। फ्रीक्वेंसी एरर कैसे कंपेंसेट करना, मतलब फ्रीक्वेंसी एरर को अवॉइड कर देना या मतलब दूर कर देना बुरी तरीके से, तो शंट कैपेसिटर की जरूरत हमें पड़ती है। तो ऐसा का क्वेश्चन था ये। तो मूविंग कॉइल आयरन एमीटर में शंट कैपेसिटर अगर हमने जोड़ दिया, ठीक है, इसमें के अंदर हमने क्या कर दिया प्लस, ठीक है, शंट कैपेसिटर जोड़ दिया, तो आपका जो कंपेंसेट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एरर को कम या कंपेंसेट किया जा सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं, 103 हो गया। एन आइडियल करंट मीटर शुड हैव, एक आइडियल करंट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। आइडियल करंट, अब ये देखो इस तरीके से समझो कि जो आइडियल करंट सोर्स की अगर बात करें तो उसका इन्फिनाइट होना चाहिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स का जीरो रेजिस्टेंस इंटरनल होना चाहिए, क्या है, आर इंटरनल। आइडियल की बात कर रहे हैं, और ये सोर्सेज है दोनों। अब आपके जो इसके अपोजिट हो गए, जो उनको मेजर करने के लिए हो गया, जैसे करंट मीटर मतलब एक एम मीटर और एक वोल्ट मीटर, ये अपोजिट वैल्यू रखते हैं। ये जीरो होना चाहिए जैसा कि इस क्वेश्चन में है, और इसका वो आइडियल वोल्ट मीटर जो है उसके लिए इन्फिनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हमारा अलग अलग वैल्यू हो गई। ओके, तो आइडियल एम मीटर हमारा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और एक आइडियल करंट सोर्स का इन्फिनाइट होगा, तो ये अपोजिट होते हैं, ये याद रखेंगे। तो ये हमारा 104 हो गया। उसके बाद आता है 108, द इफेक्ट यूज्ड इन पॉइंटिंग वेक्टर वॉट मीटर्स फॉर देयर ऑपरेशन इज। तो वेक्टर वॉट मीटर एक बढ़िया डिवाइस है, इसके लिए पॉइंट करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, किस इफेक्ट को यूज़ करते हैं, इफेक्ट यूज्ड इन पॉइंटिंग, ठीक है। ऑपरेशन इज हॉल इफेक्ट, तो यहाँ पे जो इफेक्ट यूज़ होता है वो हमारा हॉल इफेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। पॉइंटिंग किसके लिए, पॉइंटिंग वेक्टर वॉट मीटर्स फॉर देयर ऑपरेशन, ठीक है, वेक्टर वॉट मीटर। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। तो वेक्टर वॉट मीटर्स के लिए आप हॉल इफेक्ट को यूज़ करते हैं, जो इफेक्ट हमारा होता है। फिर बात आती है, आप वॉट मीटर विल रीड जीरो अंडर द फॉलोइंग। वॉट मीटर जीरो कब रीड करेगा, तो करंट जब आपका डीसी होगा और वोल्टेज भी डीसी होगा, मतलब जब करंट और वोल्टेज दोनों डीसी होगा। इसका क्या मतलब है कि आपकी वो डीसी वैल्यू को रीड नहीं करेगा। एक जो वॉट मीटर की बात हो रही है तो वो डोंट रीड डीसी वैल्यू एट ऑल, ओके, डीसी वैल्यू को रीड नहीं करेगा। तो मेन कुल मिला के मेन यही बात है कि डीसी वैल्यू को आपका रीड नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इसमें क्या बात हो रही है 105 में, एनालॉग वोल्ट मीटर की। एनालॉग वोल्ट मीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ, इसकी सेंसिटिविटी दी है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सेंसिटिविटी, 10 किलो ओम पर वोल्ट। द गैल्वेनोमीटर यूज इन द कंस्ट्रक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट विल प्रोड्यूस अ फुल स्केल रिफ्लेक्शन व्हेन द करंट पास थ्रू इट इज। तो ये पूछा है कि गैल्वेनोमीटर में हमने यूज किया इसके साथ में, तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आपका कब देगा, तब करंट की वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू हमें बतानी है। तो आई फुल स्केल अगर बात करें फुल स्केल करंट की, तो वो आपका सेंसिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। ओके, तो बस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगा देना। तो ये कितना है, 10 किलो ओम पर वोल्ट, तो 10 किलो, ठीक है। तो ये 10 × 10⁻³ का रेसिप्रोकल, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइक्रो एम्पेयर। तो ये आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस केवल इतना याद रखना है। उसके बाद आता है वोल्टमीटर यूजिंग थर्मोकपल मेजर। तो ये हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था कि अगर हमें आरएमएस वैल्यू मेजर करनी है, एसी वैल्यू आरएमएस, तो वोल्ट मीटर के संग हमें क्या चाहिए, थर्मोकपल साथ में चाहिए। ओके, ये लॉजिक हमने देखा था, तो ये सेम वही चीज़ हो गई। उसके बाद आता है कि द ऑपरेशन वो थर्मोकपल का ऑपरेशन हमारा सीबैक इफेक्ट पे बेस्ड होता है। ओके, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, सीबैक इफेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इफेक्ट वाले हैं कि क्या चीज़ किस पे डिपेंडेंट है। तो जो थर्मोकपल है वो आपका किस पे, सीबैक इफेक्ट पे आपका डिपेंडेंट होता है थर्मोकपल। ओके, इसी तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन था, इफेक्ट यूज इन द पॉइंटिंग वेक्टर वॉट मीटर, तो वेक्टर वॉट मीटर के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, आपका हॉल इफेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो वेक्टर वॉट मीटर, हॉल इफेक्ट, आपका थर्मोकपल, सीबैक इफेक्ट। इसके बाद आता है 110। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट 110 में। तो आपका इंडक्शन हीटर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्रू विच अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग एसी इज पास। तो इंडक्शन मीटर के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है जिससे कि हाई
फ्रिक्वेंसी एसी की एसी वैल्यू, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी की एसी वैल्यू, हाई फ्रिक्वेंसी एसी वैल्यू हम पास कराते हैं किसके अंदर, इंडक्शन वॉटमीटर के हीटर के अंदर, इंडक्शन टाइप का हीटर जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है ओनली। तो इंडक्शन हीटर के अंदर एक हमने क्या लगाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं, क्योंकि देखो यहाँ डीसी की बात कर दी है, यहाँ पे भी डीसी का जिक्र कर दिया, तो ये इसलिए गलत है। यहाँ पे तो ठीक है, इंडक्शन हीटर कंसिस्ट ऑफ अ रजिस्टर थ्रू विच, ठीक है, एसी बात तो ठीक है, बट ये रजिस्टर गलत है। अब यहाँ से याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए और एसी होना चाहिए इंडक्शन हीटर के अंदर। 110 यहाँ पे हो गए। उसके बाद ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ओके, ये दोनों क्वेश्चन ही रिपीट करते हैं। चलो इन दोनों को देख लेते हैं, फिर 115 से आगे देखेंगे। इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टमीटर विल रीड, इस सर्किट में आपका वोल्टमीटर क्या रीड करेगा हमको ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टमीटर, ये तो हमने सप्लाई दे दी है, वोल्टमीटर हमने मान लो ये है आरएमएस वोल्टमीटर है, ये आरएमएस वैल्यू रीड कर रहा है, बट जो कनेक्शन है इस हिसाब से ये, तो ये कुल मिला के हमें जीरो, यहाँ डीसी वैल्यू जीरो है, तो मतलब आरएमएस वैल्यू इसकी जीरो होगी, तो इसलिए जीरो रीड करेगा क्योंकि आरएमएस टाइप का वोल्टमीटर है। तो ये ठीक है, तो वी आरएमएस यहाँ पे हमारा जीरो होगा, जिस तरीके के कनेक्शंस यहाँ इस्तेमाल किए गए उसको देखते हुए। तो आरएमएस मेजर करता है, आरएमएस जीरो। फिर आता है टेस्टिंग अ गुड डायोड विद एन ओम मीटर। तो एक ओम मीटर से एक अच्छे डायोड को अगर टेस्ट कर रहे हैं, शुड इंडिकेट, जैसे कि ऊपर एक गुड कैपेसिटर की बात करी थी, जहाँ पे क्या था कि पहले आपका मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, फिर धीरे 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 कम होता जाएगा। तो अगर एक गुड डायोड की बात करें विद एन ओम मीटर, ओम मीटर क्या करेगा भाई, ओम मीटर तो सबको पता है कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओम मीटर लगाया है। तो क्या करेगा, हाई शुड इंडिकेट हाई रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बायस, अगर वो रिवर्स बायस होगा, ये तो देखो बहुत ही एक आइडियल केस है, ओके, जैसा हमारा होता है कि अगर आप रिवर्स बायस कर रहे हो तो फिर वो तो एक ओपन सर्किट का क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी है कि हाई रेजिस्टेंस व्हेन रिवर्स बायस और लो रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बायस। और क्लोज सर्किट का क्या मतलब है कि उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब एक फॉरवर्ड बायस में वो कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, करंट को आगे जाने देगा। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड ऑप्शन हो सकता था, वही यहाँ पे है। जैसे कि हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा व्हेन फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, दोनों में होगा तो हाई रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, एक ही में तो होगा। लो रेजिस्टेंस दोनों केस में नहीं हो सकता, एक में होगा। और यहाँ उल्टा बोल दिया है कि फॉरवर्ड बायस के संग हाई रेजिस्टेंस और लो रिवर्स बायस के संग लो, तो ये उल्टा बोल दिया, ये इस वजह से गलत है। फिर ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है DMRC 2016 का, ये कि जीरो होगा हमारा आरएमएस वोल्टमीटर की रीडिंग। फिर ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, ओके। अब यहाँ 115 से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।